नमस्कार साथियों, मैं देवाराम सारण स्वागत करता हूं आप सबका टॉप ऑफिसर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, अपन बात कर रहे थे गाय की नस्लों के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे थे दोस्तों? अपन ने जो बात कर रहे थे गाय की नस्लों के बारे में। और कल है अपन ने जो गाय की विदेशी नस्लों के बारे में बात की थी। किसके बारे में बात की थी दोस्तों? गाय की विदेशी नस्लों के बारे में जो बात की थी। कल अपन ने जो गाय की विदेशी नस्लों के बारे में बात की थी। और उसके अलावा है जो अपन गाय की संकर नस्लों के बारे में पढ़ रहे थे। किसके बारे में पढ़ रहे थे? गाय की संकर नस्लों के बारे में है जो पढ़ रहे थे। और गाय की संकर नस्लों में है जो अपन ने पहली नस्ल पढ़ी थी, वो पढ़ी थी फ्रीजवाल। पहली नस्ल कौन सी पढ़ी थी दोस्तों? फ्रीजवाल पढ़ी थी। फ्रीजवाल पढ़ी थी। और इसमें अपन ने पढ़ा था कि भैंस की गाय की एकमात्र मान्यता प्राप्त संकर नस्ल है। क्या? फ्रीजवाल है जो गाय की एकमात्र मान्यता प्राप्त संकर नस्ल है। और यह है संकरण है जो होल्स्टीन फ्रीजियन और साहिवाल का संकरण है। संकर नस्लों में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन क्षमता है जो फ्रीजवाल की होती है, लगभग 5000 लीटर प्रति ब्याह। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था इसका विकास है जो केंद्रीय मवेशी अनुसंधान संस्थान CIRC है जो CR है उसे है जो विकसित की गई है। CIRC है जो मेरठ उत्तर प्रदेश में स्थित है। उसके बाद में दूसरी अपन ने पढ़ी थी करण फ्रीजवाल के बाद में अपन ने दूसरी नस्ल पढ़ी थी, वो पढ़ी थी करण फ्रीज। कौन सी नस्ल पढ़ी थी दोस्तों? करण फ्रीज पढ़ी थी। करण फ्रीज है। और करण फ्रीज की बात करें दोस्तों, अपन किसकी बात करें? करण फ्रीज की बात करें तो करण फ्रीज है दोस्तों। करण फ्रीज का विकास कहाँ से किया गया? NDRI करनाल हरियाणा से किया गया। कहाँ से किया गया दोस्तों? NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा है जो वहाँ से NDRI से विकसित की गई नस्ल है दोस्तों। NDRI से विकसित है। और अगर इसके संकरण की बात करें तो इसमें एक तो आता है होल्स्टीन फ्रीजियन और दूसरा आता है थारपारकर। क्या आता है दोस्तों? होल्स्टीन फ्रीजियन और थारपारकर आता है। क्या आता है दोस्तों? होल्स्टीन फ्रीजियन और थारपारकर है जो इसका संकरण है। उसके बाद में अपन बात की थी अगली नस्ल के बारे में। तो अगली नस्ल है वो है करण स्विस। कौन सी है दोस्तों? अगली नस्ल है वो है दोस्तों करण स्विस। कौन सी नस्ल है दोस्तों? 2 नंबर नस्ल है वो अपनी है करण स्विस। कौन सी है? करण स्विस। करण स्विस। करण स्विस की बात करें तो इसमें अपन लिखते हैं SSS। क्या लिखते हैं दोस्तों? SSS लिखते हैं। करण स्विस है ये संकरण है साहिवाल और ब्राउन स्विस का। किसका है संकरण दोस्तों? साहिवाल वो ब्राउन स्विस का संकरण है। किसका है दोस्तों? ब्राउन स्विस का है जो संकरण है, ब्राउन स्विस। और यह भी है जो NDRI करनाल से विकसित की गई है। कहाँ से विकसित की गई है? NDRI से विकसित नस्ल है। और अब आप बात करेंगे आज क्लास में, वो बात करेंगे भैंस के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे दोस्तों? भैंस के बारे में है जो अपन बात करने वाले हैं बुफेलो के बारे में बात करने वाले। किसके बारे में बात करेंगे दोस्तों? अपन बात करेंगे वो करेंगे भैंस के बारे में, यानी कि बुफेलो के बारे में। भैंस के बारे में है जो अपन बात करने वाले हैं, बफेलो के बारे में है अपन बात करने वाले हैं। इसकी है जो अपन आज पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सामान्य टर्मिनोलॉजी शब्दावली पढ़ेंगे। उसके अलावा अपन पढ़ेंगे इसकी मुख्य रूप से कौन कौन सी संस्थान है और इसकी है जो नस्लों का किस प्रकार से वर्गीकरण है जो किया गया है। अब बात करते हैं अपन बफेलो की। भैंस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं दोस्तों? भैंस की बात करते हैं, बफेलो की बात करते हैं। तो शुरुआत करते हैं अपन इसके मध चक्र की। किससे बात करते हैं? मध चक्र की। भैंस के अंदर मध चक्र होता है वो होता है दोस्तों 21 दिन का। कितने दिन का होता है? भैंस के अंदर मध चक्र होता है दोस्तों वो कितने दिन का होता है? और भैंस के अंदर मध चक्र होता है दोस्तों वो होता है 21 दिन का। कितने दिन का होता है दोस्तों? भैंस के अंदर जो मध चक्र होता है वो 21 दिन का होता है। और जो मध काल होता है, अगर अपन बात करें मध काल की, किसकी बात करें दोस्तों? भैंस के मध काल की बात करें तो भैंस के मध काल होता है वो होता है 10 से 37 घंटे का। कितना होता है दोस्तों? 10 से 37 घंटे का है जो मध काल होता है। भैंस का मध्यकाल कितना होता है दोस्तों? 10 से 36 घंटे का होता है। उसके बाद में बात करें इसके समूह की। किसकी बात करें तो भैंस का समूह है वो क्या कहलाता है दोस्तों? भैंस का समूह है वो हर्ड कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? भैंस का समूह है वो हर्ड है जो भैंस का समूह है जो हर्ड है वो कहलाता है। उसके बाद में बात करें अपन इस मध्यकाल के बाद में भैंस में मैथुन क्रिया की। किसकी बात करें? भैंस में मैथुन क्रिया। यहाँ इसकी बात करें प्रजनन क्रिया की। किसकी बात करें? भैंस में मैथुन क्रिया या प्रजनन क्रिया की बात करें तो वो होती है मैटिंग होती है। क्या होती है दोस्तों? भैंस की जो प्रजनन क्रिया है या भैंस की जो मैथुन क्रिया है वो होती है मैटिंग। उसके बाद में बात करें इसके गर्भकाल की। किसकी बात करें दोस्तों? भैंस के गर्भकाल की। तो भैंस का गर्भकाल होता है वो होता है 305 दिन का। कितना होता है दोस्तों? भैंस का जो गर्भकाल होता है वो होता है 310 दिन का। कितने दिन का होता है दोस्तों? भैंस का गर्भकाल होता है वो होता है 310 दिन का।
भैंस का गर्भकाल कितने दिन का होता है दोस्तों? भैंस का जो गर्भकाल होता है वो होता है 310 दिन का। गर्भकाल के बाद में बात करें अपन इसके दूध काल की बात कर लेते हैं दोस्तों। किसकी बात करते हैं? भैंस के दूध काल की। भैंस के दूध काल की बात करें तो दोस्तों ये होता है 300 दिन का। भैंस का दूध काल कितना होता है दोस्तों? भैंस का दूध काल होता है वो होता है 300 दिन का, और भैंस का जो गर्भकाल होता है वो होता है 310 दिन का। उसके बाद में बात करें अपन भैंस के, इसके अलावा तो भैंस की बात करें प्रजनन क्रिया, क्या करें बात? भैंस की प्रजनन क्रिया या ब्याने की क्रिया। किसकी बात करें अपन दोस्तों? भैंस के ब्याने की क्रिया की बात करें। ब्याने की क्रिया, भैंस के जो ब्याने की क्रिया होती है दोस्तों, ये ब्याने की क्रिया होती है काविंग होती है। क्या होती है दोस्तों? भैंस के ब्याने की क्रिया होती है दोस्तों काविंग होती है। दोस्तों भैंस के ब्याने की क्रिया क्या कहलाती है? तो भैंस के ब्याने की क्रिया है दोस्तों काविंग कहलाती है। उसके आगे अपन बात करें भैंस का नवजात क्या कहलाता है। किसकी बात करें दोस्तों? भैंस के नवजात की बात करें। किसकी बात करें दोस्तों? भैंस के नवजात की बात करें तो ये कहलाता है बुफेलो काफ कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? भैंस का जो नवजात है ये बुफेलो काफ कहलाता है। बुफेलो काफ कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? भैंस का जो नवजात है ये बुफेलो काफ कहलाता है। उसके आगे बात करें अपन भैंस में सर्विस पीरियड की बात करें दोस्तों। किसकी बात करें? भैंस में जो सर्विस पीरियड की बात करें, भैंस में सर्विस पीरियड, भैंस में सर्विस पीरियड होता है ये 60 से 90 दिन का होता है, यानी कि 2 से 3 माह का होता है। कितना होता है दोस्तों? भैंस का जो सर्विस पीरियड होता है वो 2 से 90 दिन का होता है, यानी 60 से 2 से 3 माह का, यानी 60 से 90 दिन का होता है। सर्विस पीरियड क्या होता है दोस्तों? जब आज भैंस ब्याह गई है तो अगले 60 से 90 दिन के बाद में जो उसको गर्भित करवाया जाता है, इनके बीच के जो खाली पेट की, भैंस की जो खाली पेट की अवस्था होती है उसको है जो अपन सर्विस पीरियड बोलते हैं। उसके आगे बात करें अपन दोस्तों तो अपन है जो इसमें मत चक्र पढ़ लिया 21 दिन का, मत काल पढ़ लिया 10 से 36 घंटे का समूह है जो हर्ड कहलाता है। भैंस की जो मैथुन क्रिया है वो मैटिंग होती है। भैंस का गर्भकाल होता है 310 दिन का होता है। भैंस का दुग्ध काल होता है वो 300 दिन का होता है। भैंस के ब्याने की क्रिया काविंग होती है। भैंस का नवजात है वो बुफेलो काफ कहलाता है। और भैंस में जो सर्विस पीरियड होती है दोस्तों वो होती है 60 से 90 दिन की। आगे बात करें बंध्याकृत भैंस की। किसकी बात करें? बंध्याकृत नर भैंस। बंध्याकृत नर भैंस की बात करें वो दोस्तों, बंध्याकृत नर की बात करें तो इसको कहते हैं बफेलो बुलक। क्या बुल लोक बोलते हैं? क्या बोलते हैं दोस्तों? बफेलो बुल लोक बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? बफेलो बुल लोक बोलते हैं। बफेलो बुल लॉक क्या हो गया दोस्तों? बफेलो बुल लॉक हो गया। भैंस का जो बंध्याकृत नर है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? बफेलो बुल लॉक बोलते हैं। बात करें अपन नस बंध्याकृत नर की। किसकी? नस बंध्याकृत नर की। नस बंध्याकृत नर की। तो दोस्तों बंध्याकृत और नस बंध्याकृत में क्या अंतर है? यह अपन है जो गाय पढ़ी थी उसमें है जो मैंने बता दिया है। नस बंध्याकृत की बात कर रहे थे तो इसको बोलते हैं टीजर। क्या बोलते हैं दोस्तों? नस बंध्याकृत को है जो बोलते हैं वो बोलते हैं टीजर। उसके अलावा बात करें अपन भैंस की आवाज़ की। किसकी बात करें कि भैंस की आवाज़ क्या कहलाती है? अगर अपन बात करें दोस्तों भैंस की आवाज़ की, भैंस की आवाज़ की बात करें अपन दोस्तों तो भैंस की आवाज़ है वो कहलाती है बेलोइंग कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? जो भैंस की आवाज़ है वो बेलोइंग कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? बेलोइंग कहलाती है। बेलोइंग। भैंस की आवाज़ है वो दोस्तों क्या कहलाती है? भैंस की आवाज़ है वो बेलोइंग कहलाती है। उसके बाद में बात करें अपन भैंस के जल में तैरने की क्रिया। भैंस का जल में तैरना या भैंस का जल में लेटने की क्रिया। भैंस का जल में तैरना, क्या दोस्तों? भैंस का जल में तैरना या अपन बात करें भैंस के जल में लेटने की क्रिया। भैंस का जल में तैरना या भैंस का जल में लेटने की क्रिया क्या कहलाती है? वेलोविंग कहलाती है दोस्तों। क्या कहलाती है? वेलोविंग कहलाती है। वेलोविंग। भैंस की आवाज़ क्या कहलाती है? बेलोइंग या रंपाना कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? बेलोइंग या रंपाना कहलाती है। और जो भैंस के जल में तैरना या जो लेटने की क्रिया है वो क्या कहलाती है दोस्तों? वेलोविंग कहलाती है। उसके बाद में बात करें केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान की। किसकी बात करें दोस्तों? केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान। बात करते हैं अपन केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान की। तो केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान है ये हिसार हरियाणा के अंदर। कहाँ है दोस्तों? हिसार हरियाणा में। कहाँ है दोस्तों? हिसार हरियाणा में है जो केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान है। कहाँ है दोस्तों? हिसार हरियाणा में। बात करें अपन राजस्थान में भैंस प्रजनन केंद्र। किसकी बात करें दोस्तों? राजस्थान में भैंस प्रजनन केंद्र की। किसकी बात करें दोस्तों? राजस्थान में भैंस प्रजनन केंद्र।
राजस्थान में भैंस प्रजनन केंद्र। तो दोस्तों राजस्थान में भैंस का प्रजनन केंद्र है वो है वल्लभनगर। कहाँ है दोस्तों? वल्लभनगर उदयपुर में। कहाँ है दोस्तों? वल्लभनगर उदयपुर में। वल्लभनगर उदयपुर के अंदर है जो राजस्थान में भैंस प्रजनन केंद्र है। कहाँ है दोस्तों? वल्लभनगर उदयपुर के अंदर। वल्लभनगर राजस्थान में भैंस प्रजनन केंद्र कहाँ है? वल्लभनगर उदयपुर। कहाँ है दोस्तों? वल्लभनगर उदयपुर। राजस्थान में भैंस प्रजनन केंद्र कहाँ है दोस्तों? वल्लभनगर उदयपुर के अंदर। कहाँ है दोस्तों? वल्लभनगर उदयपुर के अंदर है। राजस्थान में भैंस प्रजनन केंद्र कहाँ है? वल्लभनगर उदयपुर में। राजस्थान में भैंस प्रजनन केंद्र वल्लभनगर उदयपुर में। और केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान है वो है दोस्तों हिसार हरियाणा के अंदर है। उसके बाद में अपन अगर बात करें आगे तो ये हो गया। उसके बाद में बात करें अपन भैंसों का वर्गीकरण की। किसकी बात करेंगे दोस्तों? भैंसों के वर्गीकरण की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? भैंसों का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन। भैंसों का अगर अपन वर्गीकरण की बात करें दोस्तों तो भैंसें हैं दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है दोस्तों? भैंसें हैं तो दो प्रकार की होती है। एक तो होती है अफ्रीकन भैंसें और दूसरी होती है एशियन भैंसें। कौन सी होती है दोस्तों? एक तो होती है अफ्रीकन भैंसें और दूसरी होती है वो होती है एशियन भैंसें। वर्गीकरण की बात करें दोस्तों तो वर्गीकरण में भैंसें दो प्रकार की होती है। एक तो होती है अफ्रीकन भैंसें। कौन सी होती है दोस्तों? अफ्रीकन भैंसें। और दूसरी होती है एशियन भैंसें। अपने यहाँ पर दोस्तों कौन सी पाई जाती है? एशियन भैंसें पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? एशियन भैंसें है जो पाई जाती है। तो अपन बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे? एशियन भैंसों की है जो बात करने वाले। कौन सी भैंसें? एशियन भैंसें है वो पाई जाती है। और अपन बात करेंगे वो करेंगे दोस्तों एशियन भैंसों की। किसकी बात करेंगे दोस्तों? एशियन भैंसों की है जो अपन बात करने वाले हैं। एशियन भैंसें कितने प्रकार की होती है? तो एशियन भैंसें ये दो प्रकार की होती है। एक तो होती है जलीय भैंसें, एक तो होती है जंगली भैंसें और दूसरी होती है पालतू भैंसें। कौन सी भैंसें? एशियन भैंसें ये दो प्रकार की होती है। एक तो होती है जंगली भैंसें और दूसरी होती है वो होती है पालतू भैंसें। कौन सी दोस्तों? पालतू भैंसें। दूसरी होती है वो कौन सी होती है दोस्तों? पालतू भैंसें होती है। पालतू भैंसें पहली होती है वो जंगली भैंसें होती है और दूसरी होती है वो पालतू भैंसें होती है एशियन भैंसें। और अपने काम की कौन सी है? अपने काम की है पालतू भैंसें। कौन सी? पालतू भैंसें। अपन तो देखते हैं पालतू भैंसों का वर्गीकरण। किसका वर्गीकरण? पालतू भैंसों का वर्गीकरण। तो अगर अपन पालतू भैंसों की बात करें तो पालतू भैंसों को है जो दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है पालतू भैंसों को? तो पालतू भैंसों को भी है जो दो भागों में बांटा गया है। पालतू भैंसों को दो किन किन भागों में बांटा गया है उनकी बात करें अपन अगर बात करें अपन पालतू भैंसों की। किसकी बात करें दोस्तों? पालतू भैंसों की। तो इनको है जो दो भागों में बांटा गया है। एक तो है जलीय भैंसें और दूसरी है दलदली भैंसें। कौन सी है? जलीय भैंसें। जलीय या इसको रिवर भैंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? रिवर भैंस। और दूसरी है दलदली या स्वैम्प भैंस। कौन सी? दलदली या स्वैम्प भैंस। जो भैंसें जल के अंदर रहती है वे होती है जलीय भैंसें। और जो भैंसें कादे के अंदर रहती है, कीचड़ के अंदर रहती है, दलदली क्षेत्रों में रहती है वो भैंसें कौन सी होती है? दलदली या स्वयं भैंस होती है। अब बात करते हैं अपन जलीय भैंसें और दलदली भैंसों के बारे में। बात करें अपन जलीय भैंसों की तो ये क्या होती है दोस्तों? जलीय भैंसें होती है वो होती है कम गर्मी सहनशील। दोस्तों जलीय भैंसें कैसी होती है? जलीय भैंसें होती है कम गर्मी सहनशील। कम गर्मी सहनशील होती है। इनकी जो गर्मी सहन करने की क्षमता है जलीय भैंसों में वो कम होती है। और अगर अपन दलदली भैंसों की बात करें तो ये अधिक गर्मी सहनशील होती है। क्या होती है दोस्तों? अधिक गर्मी सहनशील। अधिक गर्मी सहनशील होती है। अधिक गर्मी सहनशील होती है। जलीय भैंसें होती है ये कम गर्मी सहनशील होती है। दलदली भैंसें होती है ये अधिक गर्मी सहनशील होती है। जलीय भैंसें भारत में पाई जाती है। क्या पाई जाती है? भारत में पाई जाती है। जलीय भैंसें है जो भारत में पाई जाती है। जलीय भैंसें कहाँ पाई जाती है दोस्तों? जलीय भैंसें है जो भारत में पाई जाती है। जलीय भैंसें है जो भारत में पाई जाती है। भारत में पाई जाती है।
और अगर अपन बात करें इनके वर्गीकरण जलीय भैंसें है जो कम गर्मी सहनशील है, दलदली भैंसें अधिक गर्मी सहनशील है। जलीय भैंसें भारत में पाई जाती है। अब बात करते हैं इसके वैज्ञानिक नाम की। किसकी बात करते हैं? इसके वैज्ञानिक नाम की, साइंटिफिक नाम की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं दोस्तों? इसके वैज्ञानिक नाम की बात करते हैं। जलीय भैंसों का वैज्ञानिक नाम की बात करें तो जलीय भैंसों का वैज्ञानिक नाम है वो है बुबेलस बुबिलिस। क्या है दोस्तों? बुबेलस बुबेलस बुबेलिस। क्या है दोस्तों? बुबेलस बुबेलिस बुबेलिस। जलीय भैंसों का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? बुबेलिस बुबेलस बुबेलिस है। और अगर अपन बात करें दलदली भैंसों का वैज्ञानिक नाम की, किसकी बात करें? दलदली भैंसों का वैज्ञानिक नाम की बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम है बुबेलस कार्बानेसिस। क्या है दोस्तों? बुबेलस, क्या है दोस्तों इसका वैज्ञानिक नाम? बुबेलस कार्बानेसिस। बुबेलस कार्बानेसिस। क्या है दोस्तों? बुबेलस कार्बानेसिस। बात करें अपन दलदली भैंस के वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? बुबेलस कार्बानेसिस है। क्या है दोस्तों? बुबेलस कार्बानेसिस। ये इस प्रकार से है दोस्तों, बुबेलस कार्बानेसिस, बुबेलस, फिर है कार्बानेसिस, कार्बानेसिस, कार्बानेसिस है दोस्तों। क्या है? बुबेलस कार्बानेसिस है वो दलदली भैंसों का वैज्ञानिक नाम है। और जलीय भैंसों का वैज्ञानिक नाम है वो है बुबेलस बुबेलिस। अब उसके बाद में अपन बात करें इसमें गुणसूत्रों की संख्या। किसकी बात करें? इसमें क्रोमोसोम नंबर की बात करें, गुणसूत्र संख्या की बात करें तो दोस्तों जलीय भैंसें है ये भारत में पाई जाती है और अपने काम आती है, अपने काम आती है। उनको हमेशा अपन है जो अधिक नंबर देंगे। और जो दलदली भैंसें है ये जल अपने भारत में नहीं पाई जाती है तो इनको है जो अपन कम नंबर देंगे। तो इनको है जो अपन जलीय भैंसों को ये भारत में पाई जाती है तो इनको अपन अधिक नंबर देंगे। तो अधिक नंबर इनमें कितने हैं? इनका गुणसूत्र संख्या है 50। कितनी है दोस्तों? इनमें गुणसूत्र संख्या 50 है। और इनको है जो अपन कम नंबर देंगे तो इनमें गुणसूत्र संख्या है वो कितनी है? 48 है दोस्तों। कितनी है? इनमें गुणसूत्र संख्या है वो 48 है। और जो अपने भारत वाली भैंसें है इनमें गुणसूत्र संख्या है वो कितनी है दोस्तों? इनमें गुणसूत्र संख्या है वो 50 है। उसके बाद में बात करें उसके बाद में बात करें आगे तो इनका जो मांस होता है वो होता है बफन। क्या होता है दोस्तों? भैंस का जो मांस होता है वो क्या कहलाता है? बफन कहलाता है दोस्तों। भैंस का मांस क्या कहलाता है दोस्तों? भैंस का मांस है वो बफन कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? भैंस का मांस है वो बफन कहलाता है। इस भैंस का मांस है वो क्या कहलाता है दोस्तों? मांस है वो बफन कहलाता है। इस भैंस का मांस है जो जलीय भैंस होती है इसका है जो मांस बफन कहलाता है। और जो दलदली भैंस होती है और जो दलदली भैंस का मांस है वो कैरा बीफ कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? कैरा बीफ कहलाता है। कैरा बीफ कहलाता है। कैरा बीफ या कैरा बफन कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? कैरा बीफ या कैरा बफन कहलाता है। ध्यान रखना, दलदली भैंसों का जो मांस है वो कैरा बीफ या कैरा बफन कहलाता है। और जो जलीय भैंसों का मांस है वो क्या कहलाता है? बफन कहलाता है। एक नोट बना के लिखना गाय का मांस के बारे में। किसके बारे में लिखना है दोस्तों? गाय का मांस। गाय का मांस क्या कहलाता है दोस्तों? गाय का मांस है वो बीफ कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? बीफ कहलाता है। गाय का मांस सही कर लेना, आपने कहीं गलत लिखा है, गलत पढ़ा हो तो गाय का मांस क्या कहलाता है? बीफ कहलाता है। और जो बछड़ा होता है गाय का, क्या होता है दोस्तों? गाय का जो बछड़ा होता है और जो गाय का बछड़ा होता है उसका मांस क्या कहलाता है? व्हील कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? व्हील कहलाता है। ध्यान रखना, इसको सही कर लेना। गाय का मांस है जो बीफ कहलाता है और जो बछड़ा होता है उसका मांस है वो व्हील कहलाता है। तो इसमें भैंस का जो दलदली जलीय भैंसे हैं इनका मांस बफन कहलाता है। और जो दलदली भैंस है इसका मांस है जो कैरा बीफ या कैरा बफन कहलाता है। उसके बाद में बात करें अपन आगे तो भैंस का जो आवाज़ है, क्या भैंस का जो आवाज़ है वो क्या कहलाता है? भैंस का आवाज़ सेड कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? भैंस का आवाज़ है सो सेड कहलाता है। और भैंस को जो संज्ञा दी गई है या भैंस को उपनाम है वो है ब्लैक डायमंड। भैंस को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? भैंस को है जो ब्लैक डायमंड के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? भैंस को है जो ब्लैक डायमंड के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? भैंस को है जो दोस्तों ब्लैक डायमंड के नाम से जाना जाता है।
ब्लैक डायमंड है, जो काला हीरा है, उसके नाम से है जो भैंसों को जाना जाता है। और अपन बात करें इस पालतू भैंस की, किसकी बात करें दोस्तों? इस पालतू भैंस की। इस पालतू भैंस की बात करें, इस पालतू भैंस का जो पूर्वज है दोस्तों, क्या पालतू भैंस का जो पूर्वज है वो है बोस अरनी। क्या दोस्तों? बोस अरनी, बोस अरनी। मैं फिर से लिख लूंगा एक बार, जो पालतू भैंसे है इसका जो पूर्वज है वो है बोस अरनी। मैं यहाँ लिख लेता हूँ दोस्तों, जो पालतू भैंस है, पालतू भैंस है, पालतू भैंस का पूर्वज क्या है दोस्तों? पालतू भैंस का जो पूर्वज है वो है बोस अरनी। पालतू भैंस का पूर्वज क्या है दोस्तों? बोस अरनी। ध्यान रखना, बोस अरनी ये क्या है? पालतू भैंस का पूर्वज है। और भैंस को है जो ब्लैक डायमंड की है जो संख्या दी गई है। उसके बाद में बात करें अपन भैंस की नस्लों के बारे में, किसकी बात करें? भैंस की नस्लों के बारे में। तो भैंस की मान्यता प्राप्त नस्लें 20 है। कितनी है? भैंस की मान्यता प्राप्त नस्लें, बात करें अपन भैंस की मान्यता प्राप्त नस्लें, भैंस की मान्यता प्राप्त नस्लों की बात करें तो वो कितनी है? 20 है। कितनी है दोस्तों? भैंस की मान्यता प्राप्त नस्लें है वो 20 है। उसके अलावा बात करें अपन, तो ये किसके द्वारा है जो बताई गई है? राष्ट्रीय जो जंतु आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो है, राष्ट्रीय NBAGR है, राष्ट्रीय जंतु आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो, NBAGR कहाँ पर है दोस्तों? करनाल में। कहाँ है? NBAGR करनाल हरियाणा के अंदर है। और उसके अनुसार है भैंस की मान्यता प्राप्त नस्लें कितनी है दोस्तों? 20 नस्लें है। और भैंस की नस्लों का है जो वर्गीकरण बात करें अपन, भैंस की नस्लों का वर्गीकरण, किसकी बात करें अपन दोस्तों? भैंस की नस्लों का वर्गीकरण। तो भैंस की नस्लों का वर्गीकरण है उसके शरीर के आधार पर, किसके आधार पर? शरीर भार के आधार पर। नस्लों का वर्गीकरण किसके आधार पर किया गया है? तो भैंस की नस्लों का वर्गीकरण है वो शरीर भार के आधार पर है जो किया गया है। भैंस की नस्लों का वर्गीकरण किसके आधार पर किया गया है दोस्तों? भैंस की नस्लों का वर्गीकरण है वो शरीर भार के आधार पर किया गया है दोस्तों। किसके आधार पर किया गया है? शरीर भार, उसका बॉडी वेट है उसके आधार पर है जो किया गया है, शरीर भार के आधार पर, शरीर भार के आधार पर। और जो भैंस की नस्लें हैं उनको शरीर भार के आधार पर है जो 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों? उसको है जो 3 भागों में है जो बांटा गया है। वो कौन कौन से है अपन अभी बात करते हैं। उसका अपन 3 भागों की बात करें अगर अपन, तो पहला आती है भारी नस्लें। कौन सी? भारी नस्लें। 1 नंबर आती है भारी नस्लें। उसके बाद में आती है मध्यम शरीर भार वाली नस्लें। कौन सी? मध्यम शरीर भार वाली नस्लें, मध्यम शरीर भार वाली। और तीसरी आती है हल्की नस्लें। कौन सी आती है दोस्तों? हल्की नस्लें। तो भैंसों की नस्लों को है जो 3 भागों में है जो वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहले आती है वो आती है भारी नस्लें। उसके बाद में आती है वो आती है मध्यम शरीर भार वाली नस्लें। और जो 3 नंबर पे आती है वो आती है दोस्तों हल्की नस्लें। अपन बात करें भारी नस्लें की, भारी नस्लें हैं जो कौन कौन सी होती है। अगर अपन भारी नस्लों की बात करें तो भारी नस्लों की ट्रिक है वो है जामुनी। भारी नस्लों की ट्रिक क्या है दोस्तों? भारी नस्लों की ट्रिक है वो है जामुनी। भारी नस्लों की ट्रिक क्या है दोस्तों? जामुनी। क्या क्या है दोस्तों? जामुनी। जामुनी क्या है दोस्तों? जामुनी। इस जा से बन गया जाफराबादी। क्या बन गया दोस्तों? जाफराबादी, जाफराबादी। फिर म से बन गया मुर्रा। क्या बन गया दोस्तों? मुर्रा। और नी से बन गया नीली रावी। क्या बन गया दोस्तों? नीली रावी। तो भारी नस्लों की ट्रिक क्या हो गई दोस्तों? जामुनी हो गई। क्या हो गई दोस्तों? भारी नस्लों की ट्रिक की अगर अपन बात करें तो भारी नस्लों की अपनी जो ट्रिक है वो हो गई जाफराबादी, मुर्रा और नीली रावी। ट्रिक हो गई जामुनी। क्या हो गई दोस्तों? जामुनी। उसके बाद में बात करें मध्यम शरीर भार वाली नस्लें, तो मध्यम शरीर भार वालों की नस्लों की ट्रिक है वो है मैं बनना। क्या है दोस्तों? मैं बनना। मध्यम शरीर भार वाली ट्रिक नस्ल क्या है दोस्तों? वो ये ट्रिक नस्ल है वो है मैं बनना। क्या है दोस्तों? मैं बनना, मैं बनना। तो इसमें हो गया मेहसाना, मेहसाना, भदावरी, और फिर हो गया वो हो गया नागपुरी। कौन सी होगी? नागपुरी।
और तीसरी नस्ल है हल्की नस्ल है। हल्की नस्ल में आती है सूरती, एक ही नस्ल है, याद रखनी अपन को, सूरती। तो ये है दोस्तों भैंस की मान्यता प्राप्त 20 नस्लें। उनको है जो मुख्य नस्लों को है जो 3 भागों में बांटा गया है। भारी शरीर भार वाली नस्लों की ठीक है जा मुन्नी, जा प्रभाती, मुर्रा, नीली रावी। मध्यम शरीर भार वाली होंगे ठीक है मैं बन्ना। क्या है दोस्तों? मैं बन्ना, मैं बन्ना। और मैं बन्ना से क्या बन गया? मैसाना, मैसाना, भदावरी। और तीसरी बन गया, वो बन गया नागपुरी। और फिर है जो सूरती नस्ल है। तो दोस्तों आज है अपन ने भैंस की सामान्य टर्मिनोलॉजी, इसकी संस्थान और इसकी नस्लों के बारे में पढ़ लिया है। कल है जो इसकी नस्लों की विशेषता के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए है जो आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तक के लिए आपको थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। वंदे मातरम।